रखा था और उसके खुलासे अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हलकान कर रहे हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। विश्व वन्यजीव दिवस है आज और इस मौके पर पीएम मोदी शेरों के घर कहे जाने वाले गिर के जंगलों में पहुंचे। क्या कुछ रहा विशेष इसमें, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कि वन्यजीव संरक्षण के लिए केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है, इसको लेकर क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन। एक बड़ी खबर हम आपको उत्तर प्रदेश से दें, सियासी खबर, जहां भतीजे आकाश आनंद को बुआ मायावती ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। आखिर क्यों निष्कासित किया पार्टी से मायावती ने अपने भतीजे को, जिसको वो अपनी पूरी सत्ता सौंपने की बात कह चुकी थी, अपना उत्तराधिकारी बना चुकी थी। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। अगले 1 घंटे में होंगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर, दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। स्वास्थ्य पर सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा, निशाने पर केजरीवाल सरकार का हेल्थ मॉडल। विपक्षी आम आदमी पार्टी का हंगामा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा आपदा सरकार के 10 साल में जमकर हुआ भ्रष्टाचार। विश्व वन्य जीव दिवस पर एशियाई शेरों के घर गिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभयारण्य के बाहर बाघों के संरक्षण और घड़ियालों के संरक्षण के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा। जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण की दोहराई प्रतिबद्धता। भतीजे आकाश आनंद पर बुआ का बड़ा एक्शन। बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी से निकाला, कहा आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से किया गया निष्कासित। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की टिप्पणी पर भड़की बीजेपी। बीसीसीआई और पूर्व खिलाड़ियों ने भी बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने किया किनारा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कल होंगे आमने सामने। दुबई में खेला जाएगा मुकाबला। 2023 वनडे विश्व कप में हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात दिल्ली की सियासत गर्म है क्योंकि कैग रिपोर्ट सामने आ रही है और दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र का अंतिम दिन हंगामेदार रहा, जब कैग रिपोर्ट पर हो रही चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष केजरीवाल पर जमकर बरसा तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने खूब हंगामा किया। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं और विशेषकर मोहल्ला क्लिनिक्स पर कैग रिपोर्ट के खुलासे के बाद आप विधायकों के पास कहने को कुछ नहीं है तो सत्ताधारी बीजेपी पिछली सरकार की नाकामियों की बखिया उधेड़ती हुई नजर आई। इसके साथ ही नई सरकार ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उसके लिए आम जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं। करप्शन पर सवाल, विधानसभा में बवाल, कैग रिपोर्ट पर चर्चा, सत्ता पक्ष केजरीवाल पर बरसा। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा में भाजपा विधायक कुलवंत राणा अपने इलाके की सड़क की समस्या रख रहे थे, तभी किसी आप विधायक ने टोका, जिस पर भाजपा विधायक कुलवंत राणा भड़क गए और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ। बाद में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को अपनी चेयर से खड़ा होना पड़ा। दोनों विधायकों से बैठने की अपील की। आम आदमी पार्टी के विधायकों के हंगामे के बीच सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर बाद सदन में सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कैग पर चर्चा के दौरान कहा कि अस्पताल में 21% कर्मचारियों की कमी है। इसके अलावा स्पेशलिस्ट, पैरामेडिकल और सीएमओ की कमी है। तमाम और विधायकों ने भी इस मामले में केजरीवाल सरकार को घेरा। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज के बैंक खातों में लगभग 510 करोड़ रुपए उस समय पड़े रहे और केजरीवाल सरकार ने इसका उपयोग भी नहीं किया। तुम्हारी ही सरकार थी ना जो रेलवे के उसमें ऑक्सीजन की गैस पड़ा हुआ था, आपने गाड़ियां उपलब्ध नहीं कराई, ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जान गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तमाम आरोपों को खारिज किया। चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट ने केजरीवाल के तमाम दावों को तार तार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिकों में तो मरीज भी नकली,
टेस्ट भी नकली, दवाई भी नकली थी, लेकिन पेमेंट असली हुई। देखिए, मुझे बहुत खुशी है सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हो रही है। आखिर कहीं तो हो सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा, क्योंकि जब उत्तराखंड में ये रिपोर्ट आती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पैसे से आईफोन खरीद लिए, तब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार कहती है कि नहीं नहीं, हम चर्चा नहीं करेंगे। सफाई के नाम पे घोटाला, दवाई के नाम पे घोटाला, टेस्ट के नाम पे घोटाला, इलाज के नाम पे घोटाला, बेड के नाम पे घोटाला, भर्ती के नाम पे घोटाला। घोटालों की सरकार केजरीवाल। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते दिल्ली के सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं पर सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई थी, जिसमें केजरीवाल सरकार के दौरान गंभीर कुप्रबंधन और वित्तीय लापरवाही का खुलासा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला क्लिनिकों की खस्ता हालत है और मरीजों को डॉक्टर 1 मिनट समय देते हैं। कई क्लिनिकों में जरूरी उपकरण नहीं है तो कई क्लिनिक महीनों तक बंद रहे। क्लिनिकों में दवाइयों की कमी मिली तो ये भी पता चला कि 10 साल में केवल 53% मोहल्ला क्लिनिक बने। यही नहीं, कोविड प्रबंधन में गंभीर खामियां मिली और पता चला कि कोविड के समय बजट का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिलहाल 2 सीएजी रिपोर्ट पर केजरीवाल और उनकी पार्टी घिर गई है और अब अगले सत्र में सीएजी की और रिपोर्ट्स आएंगी, तब और घमासान मचेगा। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जिस तरह से वित्तीय लापरवाही का खुलासा हुआ था, उसके मुताबिक मोहल्ला क्लिनिकों की हालत खस्ता रही है। मरीजों को डॉक्टर 1 मिनट का समय देते हैं। अभी आपने इस रिपोर्ट में देखा, कई क्लिनिकों में जरूरी जो समय है, वो उपकरण जो है वो नहीं रखे गए हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली बजट 2025-26 की अपेक्षाओं और सुझाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली का 2025-26 का बजट 24 मार्च से 26 मार्च के बीच पेश करने की तैयारी की जा रही है। सरकार विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनको सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट दिल्ली का बजट है और इसमें प्रत्येक जनता की, प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल होंगे। दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 जारी किया गया है, जिस पर दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव भेज सकता है। उन्होंने कहा कि हमने अलग अलग महिला संगठनों को 5 मार्च को बुलाया है और 6 मार्च को व्यापारी वर्ग को बुलाया गया है। इस बार दिल्ली का बजट आम जनता का बजट होगा। तो दिल्ली का बजट, विकसित दिल्ली का बजट 2025-26, जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो। दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। तो यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा। दिल्ली की कैग रिपोर्ट, केजरीवाल फिर बेनकाब। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विशेष है दिल्ली की कैग रिपोर्ट, केजरीवाल फिर बेनकाब। और किस तरह से दिल्ली की नई सरकार नए बजट के साथ में सामने आने जा रही है। दिल्ली की कैग रिपोर्ट पेश हो रही है और केजरीवाल, आम आदमी पार्टी इसको लेकर हलकान है, बेनकाब हुए हैं। तो यही आज हमारा विशेष का विषय है, दिल्ली की कैग रिपोर्ट, केजरीवाल फिर बेनकाब। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका। नवीन दुबे, जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, जुड़े हुए हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। और समीर चौगांवकर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और नवीन दुबे, आपके साथ अगर इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, कुछ बचता है कहने के लिए? जो कैग रिपोर्ट है वो हर जगह पब्लिक डोमेन में है। किस तरह से लूट हुई, किस तरह से जो
जिसको कहना चाहिए कि अस्पताल में दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, फर्जी मरीज, फर्जी दवाइयाँ, क्या कुछ नहीं हुआ? और वो सब कुछ अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है, हर जगह पर वो है। कुछ कहने को बचता है? नहीं निखिल जी, बिल्कुल नहीं बचता है। मैं तो बिल्कुल आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं बचता है। देखिए ऐसा है, 88,000 लोगों का मरणोपरांत इलाज हो गया हो जिस आयुष्मान योजना में, उस पर चर्चा करने की हौसला अफजाई कोई कर नहीं पा रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये सब डेटा अपने आप बताते रहिएगा। डेटा प्रूव करना पड़ेगा, डेटा प्रूव करना पड़ेगा। ये कुछ भी कह के चले जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वैसे मैं इस बीच में नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो बताएंगे, लेकिन आयुष्मान योजना में किस तरह से मृतकों का डेटा प्रूव करना पड़ेगा। आगे चलिए अपनी बात कहिए। मैंने बस खाली कहा डेटा प्रूव करना पड़ेगा। आगे चलिए। 2 लाख लोगों की डिस्चार्ज के बाद सर्जरी कर दी जाती है। ये केजरीवाल मॉडल अगर है इस देश के अंदर आयुष्मान योजना को, मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ऐसे नेतृत्व को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आप मानते हैं या नहीं मानते? पहली चीज। दूसरी चीज आती है, एक बड़ा ढिढोरा पीटा गया था कि साहब आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, शीश महल बना लिया है, और उसके बाद कैग रिपोर्ट आ रही है भ्रष्टाचार की। क्या हुआ? टाइटाफेस हो गया, कुछ नहीं निकला। 14 रिपोर्ट्स हैं, वो तो आएंगे एक एक करके। अरे भाई साहब उसका भी इंतजार करिए। कुछ नहीं निकला। अब आप स्वास्थ्य की लेके आए, मोहल्ला क्लिनिक की जो कैग रिपोर्ट आई है उसमें बहुत अच्छा एप्रिसिएशन दिया है सीएजी ने। आप कह रहे हैं कि साहब इस पे केजरीवाल बेनकाब वास्तव में हुए हैं। इस बात के लिए हुए हैं कि उन्होंने बहुत बेहतर दिल्ली को करके दिया। और अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो एक लाइन मुझे कुंवर बेचैन साहब की याद आ रही है कि ऐसा न हो कि उंगलियां घायल पड़ी मिले, चटके हुए गिलास को ज्यादा न दाबिए। ये स्थिति है, क्योंकि आप बहुत लंबे चौड़े भारतीय जनता पार्टी वादे करके सत्ता में आई है, बहुत महज 2% के अंतर से। अब उसकी स्थिति ये है कि उसको डिलीवर करने पर ध्यान देना चाहिए। अपना ब्लूप्रिंट जनता के साथ साझा करे और ये बताए कि भाई हमने ये वादे किए थे, इतने दिन में हम ये डिलीवर करें। ये हमारे फिक्स्ड मैनर में जवाब ले लेते हैं। 8 मार्च और नहीं, एक लाइन और। 8 मार्च का जो वादा माननीय प्रधानमंत्री जी का था, सॉरी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो था, वो वादा कहाँ जा रहा है? कैसे 2,500 रुपए देंगे? अभी तक तो एनरोलमेंट। जवाब ले लेते हैं। अनिल गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि भाई गिलास को इतना मत दाबिए कि उंगलियां घायल हो जाए, गिलास चटक जाए। एक शेर उन्होंने सुनाया, और जिस तरह से आपने सुना, ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ बेनकाब नहीं हुए हैं। और कैग ने बड़ी तारीफ की है। ये जो मीडिया में और बाकी जगहों पे चल रहा है, जो कैग की रिपोर्ट है, दरअसल ये सब उसको धता बता रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो या समर्थक हो, ये दिल्ली पे बात नहीं करेंगे, दिल्ली के बाहर की बात करेंगे। किसी भी आप चैनल पे जाइए, देखिए सीएजी की 14 रिपोर्ट्स पिछले कई महीनों से और कई साल से केजरीवाल साहब और आतिशी जी के पास पड़ी थी। इन्होंने ये पढ़ी रिपोर्ट, और हम लोग हाई कोर्ट भी गए थे इस बारे में कि इनको टेबल करना चाहिए जी, क्योंकि ये इनके भ्रष्टाचार उजागर करती है, इसलिए इन्होंने टेबल नहीं की। और हमने अपने आरोप पत्र में और अपने संकल्प पत्र में इस बात की दिल्ली के लोगों से कमिटमेंट की थी कि असेंबली के पहले सेशन में हम कैग रिपोर्ट जारी करेंगे। साथ ही साथ हमने आरोप पत्र में यह भी कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, और इन्होंने जितना भी भ्रष्टाचार किया उसको उजागर करेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था हम आयुष्मान योजना लेके आएंगे, हम लेके आए। हमने कहा था यमुना सफाई 3 साल में करेंगे, हमने शुरू कर दिए। हमने महिला सम्मान की बात की थी, वो भी जल्द शुरू होने वाली है, कैबिनेट में उसको डिस्कशन हो। अब सीएजी की रिपोर्ट की बात करते हैं जी। अभी तक 2 रिपोर्ट आई है। एक आई है लीकर स्कैम पे या लीकर पॉलिसी जिसको बोले, और एक इनकी हेल्थ स्कीम पे जी। क्या ये सही नहीं है कि कैग रिपोर्ट में लिखा है कि केजरीवाल साहब ने करीब रेवेन्यू का लॉस किया 2,268 करोड़ का? क्या ये सही नहीं है कि उसमें लिखा है कि कमीशन क्यों बढ़ाया गया? क्या ये नहीं लिखा उसमें कि जो आपने लाइसेंस दिए उसमें फाइनेंशियल डिटेल्स की स्क्रीनिंग नहीं की, मोनोपोली आपने बढ़ाई, अपने मनमर्जी से होलसेलर को दिए, टेस्टिंग रूल को फॉलो नहीं किया, फॉल्टू डाटा किया, एक्साइज पॉलिसी को रिलेट किया, होलसेल मार्जिन 5% से 12% बनाया, ये सब उसमें लिखा हुआ, ये उजागर किया। अब ये पीएससी को जाएगा। और सही दूसरी बात ये है, कैग रिपोर्ट लेखा जोखा होती है हर डिपार्टमेंट का, इनकी एक पॉलिसी आई। अब साथ ही साथ जो उसमें फाइंडिंग हुई उसकी विजिलेंस इंक्वायरी भी होगी, और जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो बचेंगे नहीं। दूसरी रिपोर्ट अब हेल्थ स्कीम पे जी। ये हेल्थ स्कीम बताती है कि कोरोना काल में इन्होंने क्या किया। इनके हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, सर्जरी जो है 3 से 4 महीने की है, बेड्स नहीं है, और करीब 8,194 तो इनका स्टाफ शॉर्टेज है। और जो हॉस्पिटल्स 15 प्लॉट
इनको दिए गए थे उसमें आज तक इन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं की है। 8 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, मॉर्चरी सर्विस नहीं है 15 हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस नहीं है 15 हॉस्पिटल्स में, लॉन्ग वेटिंग है सर्जरीज की, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स हैं, सेंटर और कोई इन्होंने दवाइयां नहीं खरीदी, मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं है, पावर बैकअप नहीं है, टेबल तक नहीं है, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए नहीं है। इतनी सारी जो खामियां जो ये वर्ल्ड क्लास कहते थे वो थर्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने है। कोई भी हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन नहीं किया। केंद्र द्वारा जो 15 प्लॉट इनको दिए गए थे उसमें इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करी। एम्बुलेंस में इक्विपमेंट नहीं है इनके पास और स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। राजीव गांधी सुपर हॉस्पिटल, जनकपुरी सुपर हॉस्पिटल बंद के कगार पे पड़ा हुआ है। इतनी सारी इनका जो लेखा जोखा हेल्थ का जिसको ये ढिंडोरा पूछते थे कैग ने एक्सपोज किया है। और ये 2 रिपोर्ट आने के बाद ये आम आदमी पार्टी के लोग बौखला गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1 साल से ज्यादा से इनके पास रिपोर्ट थी, इन्होंने सबमिट क्यों नहीं की, इन्होंने टेबल क्यों नहीं की? क्योंकि इनको डर था एक्सपोज होंगे। आज इनका लिकर पॉलिसी हो चाहे हेल्थ पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ पॉलिसी हो, दोनों पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्होंने भट्टा बैठाया है वो दिल्ली के और दुनिया के, दिल्ली के और देश के सामने है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में एक फोन नंबर पे 65 हजार का टेस्ट किया जिसकी अभी इंक्वायरी भी चल रही है। अब ये दोनों रिपोर्ट और आने वाली रिपोर्ट भी ये पीएससी में होंगी, उसकी इंक्वायरी होंगी। उसके बाद जिसने भी यह भ्रष्टाचार किए वो बख्शा नहीं जाएगा होगा। दूसरी बात, हमने 2 आरोप पत्र जारी किए थे, आपको ध्यान है चुनाव के टाइम करीब 1.5 लाख दिल्ली के नागरिकों से हमने पूछ के अपना संकल्प पत्र बनाया था। 100% आपके चैनल पे कहता हूं संकल्प पत्र पूरा होगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम लिया है, पहली बार ऐसा हुआ रहा। हमने एक ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। जिस तरीके से हमने अब संकल्प पत्र बनाया था, अब दिल्ली का जो 24 से 26 मार्च को दिल्ली का जो बजट पेश होगा, हमने लोगों से निवेदन किया है कि आप भी उस बजट के लिए दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए आप अपना सुझाव दो। इन्होंने तो बड़ा ढिंडोरा पीटा था कि मोहल्ला लोगों से बात करेंगे, मोहल्ला सभा में बात करेंगे, आज तक नहीं की। मुझे याद है एक बारी जब मुख्यमंत्री बने थे विधानसभा में लोगों को बुलाया था और छत से भाग गए थे ये केजरीवाल साहब। पर ऐसे नहीं है, दिल्ली अब विकसित दिल्ली बनेगी। दिल्ली का अब पहले वाला गौरव वापिस होगा। दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी के रूप बनेगी। और मैं दोबारा कहना चाहता हूं जो हमने संकल्प पत्र किया है एक एक काम दिल्ली की जनता का होगा। साथ ही साथ जो आरोप पत्र है उस पर भी काम होगा। भ्रष्टाचार जो उन्होंने 10 साल में किए बख्शा नहीं जाएंगे। आज ये ढिंडोरा पीट सकते हैं पर ये इंक्वायरी फेस करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, ठीक है। मैं चौगावकर साहब के पास जाना पाऊंगा। समीर जी, एक बात बताइए कि आपने सुना अभी आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये सब जो कैग रिपोर्ट में जो पब्लिक डोमेन में आ रही है दरअसल ये नहीं है, बल्कि जो कैग रिपोर्ट है उसमें तो काफ़ी जगह ऐसी भी है जिसमें अरविंद केजरीवाल की तारीफ की गई है और दरअसल जो केंद्र की योजनाएं हैं वो परवान नहीं चढ़ रही हैं। आपने अभी सुना कि उन्होंने बहुत सारी बातें, उस पर बहुत सारे आरोप लगाए। आप किस तरह से देखते हैं, क्या अभी भी ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है या ये चीज़ें साफ तौर पर खुलकर सामने आ गई है और ये जो आम आदमी पार्टी की बात है वो ये है कि हम आरोप लगाते रहेंगे, आप कुछ भी कहते रहिए? देखिए, केक की रिपोर्ट जो 14 रिपोर्ट दिल्ली की सरकार सदर पे पटल पे रख रही है। अब केक तो कोई पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं, वो निष्पक्ष आदमी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइंडिंग्स निकाली, उन्होंने उसको रिपोर्ट में दर्ज किया। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल कहाँ पर है? ये तो सब काम अरविंद केजरीवाल के समय हुआ था ना। जब केक की रिपोर्ट पटल पर रखी गई तो अरविंद केजरीवाल आके जवाब दे। अरविंद केजरीवाल रोज पत्रकार वार्ता लेते थे। आज चुनाव परिणाम आने के बाद से अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए। भैया आप आपके जवाब दीजिए ना। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव जीतती है और हारती है, कांग्रेस भी चुनाव जीतती है और हारती है। आम आदमी पार्टी अगर पहली बार विपक्ष में बैठी है 10 साल के बाद तो उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए, पत्रकार वार्ता लेके बताए कि क्या गलत कहा है, केक ने क्या सही कहा और केक की रिपोर्ट कहाँ गलत है। मुझे लग रहा है कि जो जिस तरीके से जो कहते हैं ना कि आपका मंशा कैसी होती है, अगर आपकी मंशा बराबर नहीं थी तो आदमी सामने आने से डरता है। अरविंद केजरीवाल की नीयत खराब थी इस पूरे मामले को लेकर और इसीलिए वो आज किसी भी बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वो जनता के बीच सामने नहीं आ रहे, किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे, केक के जो आरोप लग रहे उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि 8 मार्च के लिए महिलाओं के लिए आप मांग कर रहे हो कि आप 8 मार्च को जो 25 रुपए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो दिया जाए। तो आप ये भी तो बता दीजिए कि पंजाब में आपकी सरकार है, भगवंत मान ने एक महिला को अभी तक 2.5 साल में क्यों नहीं पैसा दिया? अगर आपका यही दिल्ली का मॉडल था तो आप बता देते कि हमने पंजाब में ये इंप्लीमेंट किया है, पंजाब का मॉडल लेकर आते हैं। आप दिल्ली में घोषणा करते हो, दिल्ली में देते नहीं, पंजाब में घोषणा करते हो, 2.5 साल से आपकी सरकार है, वहां आप दे नहीं पाते। तो मुझे लग रहा है कि अब दिल्ली की जनता इस बात को समझ गई है और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब हो गए, ये बता रहा है, ठीक है, समझ में आ गया है
किस तरीके से 10 साल का शासन उन्होंने किया था, अब देश की जनता और दिल्ली की जनता उस वास्तविकता को समझ चुकी है। ठीक है, ठीक है। दो सवाल उठते हैं इस पूरे चर्चा में नवीन जी। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल सामने क्यों नहीं आ रहे, ये सवाल बहुत समय से, और खासतौर पर जब ये सीएजी की रिपोर्ट से बेचारे विधायकों को एक तरह से वहां पर छोड़ दिया गया, आप जैसे कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया है कि आप निपटो, हम तो करके चले गए। वो एक भी कोई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, ना उनका बयान आ रहा है कि भाई हमने क्या कुछ किया था, आप कह रहे हैं कि जी ये गलत हो रहा है। उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि अगर सब कुछ इतना ही पाक साफ था तो येन केन प्रकारेण 1 साल से ये जो सीएजी की रिपोर्ट्स थी उसको टेबल नहीं किया। पिछले 5 वर्षों में 14 रिपोर्ट्स आई और एक भी टेबल नहीं हुई, ऐसा क्यों? निखिल जी, 2-3 चीजें अनिल गुप्ता जी बोल रहे थे और समीर भाई बोल रहे थे। समीर भाई, आपने जो बातें बोली ये चुनाव से पहले भाजपा बोलती चली, बड़ी उबाऊ से थी, इसमें कुछ नया नहीं था। पहली चीज। दूसरी चीज जो आती है, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? 22 विधायकों के साथ एक मजबूत विपक्ष दिल्ली की जनता ने दिया है भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार के सामने, और वो विधायक जब सवाल करते हैं तो अराजकता की हद ये हो गई है कि आप उनको विधानसभा परिसर से बाहर कर देते और सदन की चलिए, अब ये सवाल का जवाब नहीं हुआ। देखिए हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ 30 सेकंड में जवाब दें। 30 सेकंड से ज्यादा मैं बोलने नहीं दूंगा, सीधे पॉइंट पे आइए जी। निखिल जी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये दूसरे राउंड में चल रहा है। मैं दूसरे राउंड में आपके पास आया हूँ, मैं आधे घंटे बहस नहीं करता रहूंगा, मैं आधे घंटे बहस नहीं करता रहूंगा। टाइम फिक्स होगा हर चीज का। 1 मिनट में खत्म करिए, 1 मिनट में खत्म करिए, जल्दी। मैं तो कह रहा हूँ 1 मिनट मुझे पूरा दे दीजिए। हाँ दीजिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरविंद केजरीवाल को सामने आना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि करोड़ों का कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, उसके सामने आवास, ये कौन से भ्रष्टाचार? अरे सवाल आपसे पूछा जा रहा है, करोड़ों का कार्यालय, अरबों की पार्टी, सबसे बड़ी देश की पार्टी है, वो उसका जवाब देंगे, उसका जवाब वो देंगे। लेकिन ये जो शीश महल जनता के पैसे से बनाया, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है। 150 करोड़ का नागपुर में कार्यालय, ठीक है। आप अभी भी वही चिकोटी काट के भागने वाली राजनीति जो पिछले 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने की, वही अभी भी आप कर रहे हैं। किसी भी प्रश्न का जवाब आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास नहीं रुक रहा। डॉक्टर अनिल गुप्ता, किस तरह की सियासत आगे देख रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली विधानसभा में कई वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने रूल 280 के तहत सभी विधायकों से चर्चा कराई। आप देख रहे हैं पिछले कई दिन से, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हर विधायक को मौका मिल रहा है अपने क्षेत्र की समस्या जाहिर करने के लिए, अपने दिल्ली की समस्या के लिए। ऐसा पहले नहीं मिला कभी। तो सदन में तो अच्छी चर्चा हो रही है। हाँ, अगर ये शोरगुल करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, सदन को बाधित करेंगे तो कार्रवाई। दूसरी बात इन्होंने कार्यालय की, जो आज का विषय नहीं थे। विश्व की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है साहब, हम 18 करोड़ हमारे सदस्य हैं। हर कार्यकर्ता आजीवन सहयोग निधि देता है भाजपा को। आपकी तरह भ्रष्टाचार नहीं करते, शीश महल नहीं बनाते। हम सब लोगों के भाई वो उनका पर्सनल है। देखिए वो सरकार के खर्चे से नहीं बनाया है। नवीन जी शांत रहिए, नवीन जी शांत रहिए। वो सरकार के खर्चे से नहीं बताया। डॉक्टर गुप्ता जी, डॉक्टर गुप्ता आपका भी पॉइंट आ गया। कोरोना काल में शीश महल आपने बनाया। मैं बताता हूँ केजरीवाल कहाँ छुपे हुए, मैं बताता हूँ। जितने इनके भ्रष्टाचार के केस हैं उसके बचाव के लिए वकीलों की फोर्स तैयार करें। अब दिल्ली में तो वकील मिलेंगे नहीं। मैंने सुना है कि पंजाब के वकीलों को रिजाइन करा के दिल्ली के वकील वहां घुसवा रहे हैं, वहां से राज्यसभा जाना चाहते हैं। और अब ये सारे प्रवक्ता जितने भी हैं इनके, जब इनकी नस्बा कड़ी जाती है तो बौखला जाते हैं, जवाब नहीं होता। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है दिल्ली में सत्ता, और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे। ठीक है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, सभी सहयोग करें। ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो गया। समीर जी, इन लोगों ने आपस में जिस तरह से हुआ, मैं आपके पास फिर अगली बार चर्चा में आऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, अनिल जी और नवीन जी, समीर जी, सभी का शुक्रिया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी सियासी खबरें जारी रहेंगी। भतीजे आकाश पर बुआ का बड़ा एक्शन, ब्रेक के बाद देखिए क्यों हुआ ये एक्शन, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और सियासी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है। इसकी जानकारी मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को उनके ससुर की ही तरह पार्टी और मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आकाश अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार रहने के कारण उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के तहत निष्कासित किया जाता है। आकाश को अपनी गलती मानकर अपनी परिपक्वता दिखानी चाहिए, मायावती ने साफ तौर पर लिखा है। लेकिन इसके विपरीत आकाश द्वारा लंबी लंबी प्रतिक्रिया दी जा रही है और मायावती इस वजह से नाराज हैं और उन्होंने लिखा है कि वो अपने ससुर के प्रभाव में स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी हैं। इससे बचने की सलाह में पार्टी के लिए सभी को मैं देती हूं। आकाश अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार रहने के कारण उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। आकाश को अपनी गलती मानकर अपनी परिपक्वता दिखानी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत आकाश द्वारा लंबी लंबी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और यह मायावती को नाराज कर गया। वो अपने ससुर के प्रभाव में स्वार्थी, अहंकारी व गैर मिशनरी हैं। इससे बचने की सलाह में पार्टी के सभी लोगों को देना चाहती हूं। तो ये बात रही है मायावती के संदर्भ में आप और समझ सकते हैं कि आकाश आनंद को न सिर्फ उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया था बल्कि अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था। लेकिन इस बीच में आकाश आनंद के ससुर और उनके द्वारा ये मायावती ने जो आरोप लगाए कि दरअसल उन्होंने बहुत सारे जगहों से धन उगाही की और ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मायावती नाराज हुई। क्या कुछ रहा, उसका जो परिणति है ये नजर आया और ऐसा लगता है कि कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कम से कम कांग्रेसी नेताओं की बयानबाजियों से तो यही पता चलता है। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर रस्साकसी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और अब पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। वीरप्पा मोइली का बयान आया है कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता और बयान में राज्य में सियासी हलचल को फिर से तेजी देती है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस में अंदरूनी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर रस्साकशी की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। राज्य में कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं के डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के दावे के बीच एक बार फिर से अंदरूनी घमासान तेज हो गया है। पहले पार्टी के विधायक बसवराजू वी शिवगंगा और फिर वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली की ओर से डीके शिवकुमार को सीएम बनाने के संकेत सामने आए हैं।
विधायक बसवराजू वी शिवगंगा ने रविवार को दावा किया था कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दिसंबर तक राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। शिवगंगा ने जोर देकर कहा कि शिव कुमार इस साल दिसंबर से अगले 7.5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, क्योंकि पार्टी यहां अगला विधानसभा चुनाव भी जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि आप लोग इसे लिख लीजिए कि इस दिसंबर तक ये हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको खून से भी लिख कर दे सकता हूं कि शिव कुमार दिसंबर तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वहीं वीरप्पा मोइली ने एक कार्यक्रम में डीके शिव कुमार की मौजूदगी में कहा कि शिव कुमार को सीएम पद सौंपने का फैसला पहले ही हो चुका है। वीरप्पा मोइली ने कहा कि मैं डीके शिव कुमार को बताना चाहूंगा कि उन्होंने मजबूत नेतृत्व प्रदान किया है और पार्टी को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। यहाँ वहाँ बयानबाजी हो सकती है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। इन दोनों बयानों के सामने आने के बाद कांग्रेस के नेता इसे उनका व्यक्तिगत बयान बता रहे हैं। वहीं खुद डीके शिव कुमार भी इस पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। Mr. Moily or anybody else did not say Mr. D.K. Shiv Kumar is going to be the CM today afternoon or tomorrow. They are saying one day he will be rewarded for his hard work. I was in a workers' meeting. I went to give the pledge to all the booth workers, booth presidents, because I have to travel all over the state as a party president. So he has commented. I don't want to comment on those issues. कांग्रेस के नेता कुछ भी कह रहे हों, लेकिन भाजपा इस मुद्दे को हवा दे रही है। Couple of other MLAs want D.K. Shiv Kumar as a chief minister. Though the power tussle within the ruling Congress party is getting bigger and bigger. पावर के लिए लड़ाई है, पॉलिटिक्स पर लड़ाई है, पर पीपल को भूल जाते हैं। और इसीलिए जो राजस्थान का टेम्पलेट था लड़ाई वाला, झगड़ा वाला, अब देखिए पूरे देश में जहां कांग्रेस बची हुई है, हिमाचल में वहां पर भी सुक्खू बनाम प्रतिभा सिंह चलते रहता है, कर्नाटका में डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरमैया चलते रहता है। इससे पहले डीके शिव कुमार महाशिवरात्रि पर कोयम्बटूर में ईशा योग सेंटर में गृह मंत्री अमित शाह के साथ कार्यक्रम में गए थे। इस पर भी कर्नाटक के नेता शिव कुमार के खिलाफ हैं और सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी की आलोचना करने वालों के साथ डीके शिव कुमार मंच कैसे साझा कर सकते हैं। यानी एक ओर डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की बात हो रही है, तो दूसरी ओर उनके विरोधी उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कर्नाटक कांग्रेस में भी सियासत तेज है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे एशियाई शेरों के घर गिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बेहद दिलचस्प खबर है, ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और विश्व वन्यजीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में सफारी की। जूनागढ़ जिले के न्यू पिपलिया में 20.24 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वन्यजीवों के चिकित्सीय निदान और रोग से बचाव के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने इस मौके पर रखी। वहीं पहली बार देश की नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन की अनुमानित संख्या भी जारी की गई है, जो कि 6,327 है। विश्व वन्यजीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई शेरों का घर माने जाने वाले गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में सफारी पर निकले।
पहले गुजरात के सीएम और अब देश के पीएम के तौर पर यहाँ से उनका विशेष जुड़ाव रहा है। एशियाई शेरों की संख्या बढ़े, इसके लिए पिछले कुछ वर्षों में ठोस प्रयास किए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम साफ देखे जा सकते हैं। पीएम ने एशियाई शेरों के पर्यावास को संरक्षित करने में जनजातीय समुदायों और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं की भूमिका को विशेष रूप से सराहा। प्रकृति प्रेमियों को पीएम गिर राष्ट्रीय उद्यान आकर यहाँ के अलग एहसास का हिस्सा बनने का निमंत्रण देते रहे हैं। पीएम ने सासण गिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ साथ शीर्ष अधिकारी और अन्य हितधारक शरीक हुए। बैठक में वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी पहल और प्रयासों पर मंथन हुआ। पीएम ने इसको लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। पीएम ने वन्यजीव नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ की आधारशिला रखी। साथ ही 16वें एशियाई शेर जनगणना 2025 पहल का भी शुभारंभ किया। पीएम ने मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए कोयम्बटूर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में रिवर डॉल्फिन की जनसंख्या से जुड़ी एक रिपोर्ट भी जारी की। बाद में पीएम ने सासणगिर में पेट्रोलिंग बाइक्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इको गाइड्स, ट्रैकर्स और फील्ड स्टाफ से संवाद भी किया। पीएम से मिलकर इनकी खुशी देखते ही बन रही थी। हम शेरों के साथ तो काम करते हैं, आज हमने देश के शेर के साथ बात की, ऐसी फीलिंग हुई। शुरुआत में तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन सर ने उसके बाद हम सबको इतना फ्री कर दिया कि बात जैसे घर के किसी अपने बड़े से बात कर रहे हो वैसी फीलिंग आई हमें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें बहुत ही मज़ा आया। ये हमारा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि हमने पीएम सर के साथ इतने क्लोजली बात की। वन्य जीवन संरक्षण की दिशा में बीते एक दशक में बड़े कदम उठाए गए हैं। इसको लेकर पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले दशक में बाघों, तेंदुओं, गैंडों की आबादी में वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि हम वन्य जीवन को कितनी गहराई से महत्व देते हैं और जानवरों के लिए सतत पर्यावास के लिए काम कर रहे हैं। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए व्यापक पहल कर रही है केंद्र सरकार और लगातार इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं पिछले 10 वर्षों से। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं। राकेश कुमार जागेनिया, जो कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, माफ़ कीजिएगा। और राकेश कुमार जी, मैं अगर एक चेंज समझना चाहूँ आपसे, आप पहले भी रहे हैं, आप इस विषय को विस्तार से समझते जानते हैं कि पिछले 10-12 वर्षों में किस तरह का चेंज आप देख रहे हैं। हम देखते थे कि कुछ समय पहले तक जो चीता था, एक्सटिंक्ट था, शेर जो थे एक्सटिंक्शन के वर्ज पे थे, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो देखने में लगता था कि भाई इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। अब ये परिवर्तन दिख रहा है। क्या कुछ जो योजनाएं रही हैं, किस तरह से परवान चढ़ी हैं, किस तरह से आगे बढ़ी हैं, क्या बताएंगे आप? प्रथम सभी को विश्व वन्यजीव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज गिर में 7वीं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की और हम सभी को उनसे कई मार्गदर्शन मिले। पिछले एक दशक में वन्यजीव संरक्षण के विषय में आए परिवर्तनों के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत 4 प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों का गठन किया जाता है। ये संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 2014 में 757 थी, जो आज बढ़कर 1135 हो गई है। यह वृद्धि 378 संरक्षित क्षेत्रों की है और इसमें सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो कम्युनिटी रिजर्व नाम से जाने जाने वाले प्रोटेक्टेड एरियाज में हुई है। फ्लैगशिप स्पीशीज या स्पेशल विभिन्न प्रजातियों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, अगर उसके विषय में हम बात करें तो जो एशियाटिक लायन है
उसकी जनसंख्या 2015 में 523 हुआ करती थी और भारत सरकार और गुजरात सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण आज ये जनसंख्या 2020 में 674 हो गई थी। जी। मई 2025 में एशियाटिक लायन का 16वां एशियाटिक लायन एस्टिमेशन एक्सरसाइज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो टाइगरों की संख्या 2014 में 2226 थी, जो 2022 की गणना के मुताबिक 3682 हो गई है और यह ग्रोथ भारत में 8% की दर से हर साल हो रही है। इसी प्रकार एक और बिग कैट की हम बात करें जो कि स्नो लेपर्ड है, जो हमारे हिमालय परिदृश्य में पाई जाती है, तो हमने इसकी गणना के लिए एक तरह की एस्टिमेशन एक्सरसाइज विकसित करी और उस एक्सरसाइज के माध्यम से जो भारत का हिमालय का लगभग 70% भाग है जहां पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है, उसमें हमने गणना करी। पहली बार ये कार्य किया गया और उस गणना के अनुसार स्नो लेपर्ड की जो संख्या है वो 718 पाई गई। हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उनके कॉरिडोर्स को बचाने के लिए भी कार्य किए हैं। भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे प्रथम नंबर पर है और यहाँ का भूभाग खाली 2.4% ही है, लेकिन हमने वन्यजीव संरक्षण और विकास को बैलेंस करते हुए आगे विकासशील विकसित होने के मार्ग पर कई कदम उठाए हैं। जी, निश्चित तौर पर राकेश जी, जैसे आपने देखा, मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, व्यवहार परिवर्तन को लेकर के कितना काम किया गया है, लोगों को जागरूक करने के लिए कितना काम किया, क्योंकि सरकार देखिए लगातार उस जो काम कर रही है उसके जो परिणाम हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब जो सरकार जैसे हाईवेज जो बना रही है, अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं, उसमें इस तरह से जगह छोड़ी जा रही है जंगलों के बीच में अगर वो निकलते हैं उस एरिया से, कि कम से कम जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जो आम लोग हैं उनको किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, उनको कैसे अवेयर किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए? अवेयर वाइल्ड लाइफ संरक्षण के संबंध में अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो जो संरक्षित क्षेत्र हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए हम कई प्रकार की इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें कि लोगों के साथ निरंतर वार्तालाप किया जाता है। कई प्रकार की वन संरक्षण से संबंधित गतिविधियों में उनको इन्वॉल्व किया जाता है। वन संरक्षण के लिए इको टूरिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास हम लोगों द्वारा किया जाता है। इको टूरिज्म में लोकल लोगों को जोड़ा जाता है, साथ ही साथ जो टूरिस्ट इन संरक्षित क्षेत्रों में आते हैं उन्हें भी एजुकेट करने का कार्य किया जाता है। इन संरक्षित क्षेत्रों में कई जगह पर इंटरप्रिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं और इंटरप्रिटेशन सेंटर्स में टूरिस्ट को वन्यजीव और उनके संबंध में, उनके महत्व के बारे में भी बताया जाता है। जी, निश्चित तौर पर एक बात और समझना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम सारे एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं, चाहे वो गैंडों के संरक्षण के लिए हो, शेरों के संरक्षण के लिए हो, चीतों का आप देखिए, चीता मित्र के तौर पे भी तमाम सारे लोग नियुक्त किए गए हैं और वो काम कर रहे हैं। चीता का एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन जिस तरह से सरकार लगातार काम कर रही है, आपको लगता है कि कुछ चुनौतियां भी है इस क्षेत्र में? लगातार सरकार तो काम कर रही है, लेकिन कुछ और है जो किया जाना बाकी है? भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयास काफी सफल हुए हैं और लोगों की भागीदारी इसमें काफी बड़ी है और सरकार निरंतर प्रयासरत है। लोगों के अंदर भी काफी अवेयरनेस आई है और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज विश्व वन्य जीव दिवस पर ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की जो बैठक की गई है, ये एक महत्वपूर्ण संदेश पूरे भारतवासियों को देगी और इसकी वजह से भारत के जो नागरिक हैं उनमें वन्यजीव संरक्षण के प्रति एक बहुत ही अच्छी भावना जागृत होगी, जो कि राज्य सरकारों और भारत सरकारों को वन्यजीव संरक्षण के कार्यों में बहुत ही सहायता करेगी।
जी, निश्चित तौर पर सहायता करेगी। एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला हमारा नेतृत्व है, उसने लगातार काम किया है। लोगों को भी और अधिक जागरूक होना होगा किस तरह से वो इस संकल्प को, जो सरकार का संकल्प है, प्रधानमंत्री का संकल्प है, वो उसको भी आत्मसात कर सके हर एक व्यक्ति जो, और खासतौर पर जैसा कि आपने कहा कि अगर संरक्षित एरिया में रहने वाला है तो उसको तो जरूर ये इस संकल्प को लेना होगा। बहुत शुक्रिया राकेश जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे बिहार का बजट आखिर किन मायनों में रहा है खास। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, तो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ, कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएं कि न्यूज़ नाइट में अब तक हमने आपको क्या क्या चीज़ दिखा दी है। CAG रिपोर्ट पर दिल्ली में जो घमासान मचा हुआ है उस विषय पर हमने आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाई और चर्चा भी की। साथ ही साथ भतीजे आकाश पर बुआ मायावती का बड़ा एक्शन, इससे जुड़ी हुई खबर हम आपको दिखाई। और कर्नाटक कांग्रेस में जो कलह थी वो भी हमने आपको विस्तार से दिखाई। और अब आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको बिहार के बजट से जुड़ी हुई खबर। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट का कुल राशि करीब 3,16,895 करोड़ रुपए रहा। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, शहरों के विकास, सिंचाई, पर्यटन और खेल के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। और इसमें 13.16 लाख, दरअसल 3,16,00,000 रुपए का बजट रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास पर जोर रहा है। शिक्षा, सड़क, शहरी विकास, सिंचाई, पर्यटन और खेल के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। बेगूसराय में खोला जाएगा कैंसर अस्पताल, कैंसर पीड़ितों को बेहतर इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से 3,16,00,000 रुपए का ये बजट पेश किया गया है। माफ कीजिएगा, 3.16 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ से अधिक का। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर जोर है इस बजट में। बिहार के स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, शहरी विकास, सिंचाई, पर्यटन और खेल के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। महिलाओं के लिए पिंक बस और कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा की गई है। और देश के खिलाड़ियों पर हम गर्व करते हैं। उनके बारे में की जाने वाली किसी भी बेतुकी बात को फैंस बर्दाश्त नहीं करते, और अगर खिलाड़ी क्रिकेट से जुड़ा हो तो फिर विवाद और भी गहरा हो जाता है। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर टिप्पणी कर दी और उस पर विवाद खड़ा हो गया। शर्मा ने कहा कि रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर मोटे हैं और उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। इसको लेकर भाजपा के पलटवार के बाद कांग्रेस ने उनसे पोस्ट हटाने को कहा और पार्टी ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाने की निंदा की है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस पर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद की टिप्पणी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया।
उन्होंने रोहित को मोटा खिलाड़ी कहा है। शमा मोहम्मद ने कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने रोहित की कप्तानी को भी बेअसर बताया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर हमलावर रुख अपनाते हुए इसे एक सेल्फ मेड चैंपियन का अपमान और बॉडी शेमिंग बताया है। रोहित शर्मा एक सफल कप्तान है जिनके नेतृत्व में भारत ने बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं। वो स्वयं बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, वो स्वयं लीडरशिप की सारी क्वालिटी है और T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते हैं। इस प्रकार से बीसीसीआई अपने आप काम करती है ना, किसी की फिटनेस है क्या है, ये निजी कमेंट करके खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने का उन्होंने काम किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दरअसल इन्हें कोई भी ऐसी चीज जो भारत की सफलता है उससे चिढ़ और घिन आती है। रोहित शर्मा जी की कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टेंसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। रोहित शर्मा को लेकर शमा मोहम्मद द्वारा की गई टिप्पणी की बीसीसीआई ने भी आलोचना की। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेखिया ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे व्यक्ति की ओर से इस तरह की टिप्पणी आती है। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने भी शमा मोहम्मद की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि वह मैच फिटनेस को नहीं समझती हैं। वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वो अभी आपने वर्ल्ड कप फाइनल एक वो पहुंचाया उसने, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है, तो मतलब देखिए तो सही आप, और आपको पता ही नहीं है। और उनके वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए क्योंकि उनको जब पता ही नहीं है कि उसकी मैच फिटनेस क्या चीज है, फिजिकल फिटनेस क्या चीज है, क्या चीज चाहिए होती है क्रिकेट में। मामले के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस ने शमा मोहम्मद के बयान से किनारा कर लिया। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि शमा मोहम्मद की टिप्पणी का कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती है और उन्हें भविष्य में इस तरह की टिप्पणियों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा गया है। विवाद को बढ़ता देख शमा मोहम्मद ने अपने पोस्ट को डिलीट कर सफाई देते हुए कहा कि यह खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर एक सामान्य ट्वीट था। मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मूल रूप से केरल के रहने वाली शमा मोहम्मद 2018 में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी, बाद में उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया। शमा अपने बयान और पोस्ट के जरिए अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कुछ लोग रायचंद होते हैं जिनको राय देनी होती है, उसके पीछे का क्या असर होगा, क्या उसका मतलब है, वो समझ नहीं पाते। और क्रिकेट की बात अगर हो, जैसे अतुल वासन ने कहा कि क्या है फिटनेस, खिलाड़ियों की फिटनेस में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, ये शायद शमा मोहम्मद को नहीं मालूम, सिर्फ बयान देना था तो उन्होंने दे दिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो भी क्रिकेट से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाएंगे। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, नहीं टेस्ट असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। किसानों की फसल कटाई के बाद उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिले, यह हर किसान का अधिकार है। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है। भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की क्रेडिट गारंटी योजना इस समस्या का समाधान लेकर आई है। अब किसान अपनी फसल को WDRA पंजीकृत गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से तब तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक उन्हें उनकी फसल का उचित दाम न मिल जाए। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद बेहद कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है ताकि वह अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकें।
और अपनी फसल को सही समय पर बेच सकें। अब किसान बिना किसी अन्य संपत्ति को गिरवी रखे केवल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से 75 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। वहीं MSME, FPO और व्यापारियों के लिए यह सीमा 200 लाख रुपए तक है। क्रेडिट गारंटी योजना किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और क्रिकेट की खबर हम बात कर रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के मौजूदा सीजन में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारत ने ग्रुप स्टेज के अपने तीनों मैचेस जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय टीम ने ग्रुप ए में बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराने में सफलता पाई। अब भारत की नजर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताबी दौर में पहुंचने पर होगी। वहीं बात अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 की करें तो भारतीय टीम में बल्लेबाजी क्रम में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी शायद। न्यूज नाइट के हम अंत में आ चुके हैं और आपको छोड़े जाएंगे दिन भर की कुछ खबरों के साथ, जिनको आप देखिए फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नजफगढ़ स्थित ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र और अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों से मुलाकात की और अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और डीजीपी आलोक भी मौजूद रहे। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। बजट में मैया सम्मान योजना के लिए करीब 13,363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए दूसरा बजट पेश किया। कुल 1,65,000 करोड़ रुपए का ये बजट पिछले साल की तुलना में 12% अधिक है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि पिछले बजट में ज्ञान पर हमारा फोकस था, इस बार गति पर हमारा फोकस है। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार 10 मार्च को बजट पेश करेंगे। बजट सत्र से पहले राज्य सरकार ने एक प्री सेशन मीटिंग की, जिसमें विपक्ष का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये 7 साल बाद पहला बजट सत्र है। सत्र की शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अभिभाषण से हुई। उन्होंने राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार की योजनाओं और प्रयासों को विस्तार से बताया। सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी 2 कंपनियों IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। दोनों कंपनियां रेलवे की टिकटिंग, खानपान, वित्त और अन्य सुविधाएं मुहैया कराती हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिए जाने पर बधाई दी है।